Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learning Academy by Bia Baloch. Myself Mubin Shafiq. I'm a clinical psychologist and your environmental psychology course instructor. In last lecture we will discuss about environmental psychology introduction, definition and common assumptions of environmental psychology. Today's lecture we will discuss lesson 3rd and 4th. So let's start with theories in environmental psychology. Theories किसी भी चीज़ के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, मतलब किसी भी चीज़ का बेसिक आइडिया theories के थ्रू ही हमें मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस environmental psychology में. Thinking among environmental psychologists has been influenced by theories both within and outside of the discipline of psychology. It's mean कि जो theories हैं वो साइकोलॉजी के अंदर रहते हुए और साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के बगैर, मतलब इस डिसिप्लिन के अलावा भी दोनों पे फोकस कर रही हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. Some of these theories are very broad in scope whereas others are more focused. कुछ theories जो है वो specific points पे ही focus कर रही हैं और कुछ theories broad level पे काम कर रही हैं. Some are lacking in empirical and some are empirical. It's mean कुछ theories scientific basis पे काम कर रही हैं और कुछ non scientific basis पे work कर रही हैं. So these perspective includes geographical determinism, ecological biology, behaviorism and gestalt psychology. First of all, we will discuss geographical determinism. Some historians and some geographers have attempted to account for the rise and fall of entire civilization on the basis of environmental characteristics. It's mean कुछ जियोग्राफर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल करैक्टरिस्टिक के इंटायर सिविलाइजेशन के राइज एंड फॉल पर फोकस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टॉइन बी जो थे ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट और हिस्टोरियन थे. ओके. टॉइन बी theorized that the environment, specifically topography, climate, vegetation, availability of water, presents challenges to its inhibition. Specifically Toynbee जो थे वो इस बात पे फोकस करते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन को अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं तो वो उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती. इसी तरह अगर किसी सिविलाइजेशन को बहुत कम चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे तो उसका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है. टॉयनबी कहते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिविलाइजेशन. इट्स मीन अगर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे किसी इन्वायरमेंट में तो वो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम देखें कि अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो वहाँ की पॉपुलेशन भी सर्वाइव नहीं कर सकती या वहाँ पर भी हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ज़मीन पर ही इंसानों का सर्वाइवल है. अभी तक दूसरी कोई भी ऐसी लैंड या अर्थ या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इंसानों का सर्वाइवल पॉसिबल हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकते हैं. अभी भी कुछ इलाके इस अर्थ पर भी ऐसे हैं जहाँ पर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. जैसे कि नॉर्थ पोल, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और इतने ज़्यादा लंबे दिन और रात होती है कि वहाँ पर भी हम लोग सर्वाइवल नहीं कर सकते. इसी तरह टॉयनबी ने बताया कि अगर किसी सिविलाइजेशन को बहुत ही कम और लिटिल चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे तो फिर वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है, मतलब उनके अंदर तो कैपेसिटी ही नहीं होगी सर्वाइव करने की. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैरी, चाइल्ड एंड बेकन have suggested that agricultural non-nomadic cultures seem to emphasize responsibility, obedience and compliance in child rearing practices, whereas nomadic cultures often emphasize independence and resourcefulness. इट्स मीन जो लोग एग्रीकल्चर मतलब लाइफ को फॉलो कर रहे हैं वो एक पैटर्न वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. अदर नॉन नोमैडिक के
के बाद मतलब नॉन नोमैडिक जो हैं वो बिल्कुल भी इस तरह मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ एक पैटर्न वे में फॉलो नहीं हो रही होती, क्योंकि वो लोग मतलब यहाँ वहाँ बिल्कुल सरवाइव के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। बट एग्रीकल्चरल जो पीपल होते हैं वो बिल्कुल ओबीडियंस और कंप्लायंस होते हैं। उनके बच्चों के अंदर बिल्कुल एक प्रैक्टिस उनको करवा दी जाती है एक पैटर्न लाइफ के लिए। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल थेरीज। Ecological theories concerned with biological and sociological independence between organisms and their environment has also significantly influenced by separate from their environment but were as integral to it. It's mean कि अगर एक स्पीशीज़ की जगह पर एक स्पीशीज़ जो है ना वो उसकी बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों इंटरडिपेंडेंस हैं, मतलब किसी स्पीशीज़ पे अगर बायोलॉजिकल कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है तो वो बाकी स्पीशीज़ पे भी उसी तरह इफ़ेक्ट करेगी, और अगर वो सोशियोलॉजिकल कोई चीज़ उस पर इफ़ेक्ट कर रही है तो वो पूरी बाकी स्पीशीज़ को भी इफ़ेक्ट करेंगी। मतलब हर एक जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर वो इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब अगर एक स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही है तो उसके साथ साथ दूसरी भी सर्वाइव कर रही होती है। इस अर्थ पे द इन्वायरमेंट एंड इट्स इनहिबिशन आर स्टिल ऑफन स्टडीड एज सेपरेट कंपोनेंट्स बट नो डाउट देयर इंटरडिपेंडेंसी। इट्स मीन कि जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, बट इस इंटरडिपेंडेंसी जो इनकी है इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि कोई स्पीशीज़ अगर सर्वाइव कर रही है तो वो अपने साथ साथ दूसरी स्पीशीज़ पे भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव comes from the discipline of psychology and involves the reaction of behaviorists, जो कि बिहेवियरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे कि विलियम जेम्स ने बोला कि एटीट्यूड चेंज होते हैं तो ही हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, मतलब कि हमारा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है और हमारी पर्सनैलिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। Reaction of behavior is to the failure of personality theories to account fully for human behavior. It is now generally accepted that considering both the environmental context in which behavior occurs and person's variables, मतलब हर एक पर्सन के बिहेवियर पैटर्न एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं, चाहे वो एक इन्वायरमेंट में हो बट वो सब इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। Gestalt psychology was developed primarily in Germany and concurrently with behaviorism. ये behaviorism के बाद मतलब Gestalt psychology आई थी, और Gestalt psychology चीज़ों को एज अ होल परसीव करती है, मतलब कोई चीज़ों को एज अ पार्ट मतलब वो परसीव नहीं कर रहे, वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। The most important principle of this body of work was the objects, persons and settings are perceived as whole, मतलब जहाँ एक इंडिविजुअल रहता है उसकी पूरी होल सेटिंग्स को वो लोग देख रहे होते हैं rather than one part और one specific discipline। ओके, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसमें देखेंगे कि थेरीज जो हैं देयर इज़ नो इनफ डाटा अवेलेबल रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिलेशनशिप टू लीड टू द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नीडेड फॉर अ यूनिफाइंग थेरी। क्रिटिकल अगर इस पर क्रिटिसिज्म देखा जाए तो वो ये है कि कोई भी जो थेरी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब डिफरेंट थेरिस्ट डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हर एक थेरी अपने स्कोप में डिफरेंट है, कुछ एम्पिरिकल बेस हैं, कुछ नॉन एम्पिरिकल हैं, कुछ डेटा बेस हैं, कुछ डेटा को एज अ पैटर्न वे परसीव नहीं कर रहे। इसी तरह कोई भी थेरी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वो सेम टू सेम सबके लिए एक ही नहीं है। डिफरेंट थेरीज जो हैं वो डिफरेंट तरह की बात बताते हैं। द रिलेशनशिप्स दैट रिसर्चर्स हैव लुक्ड आर हाईली वेरिड, मतलब सबका जो रिसर्चेस हैं वो वेरी कर रही हैं। कोई रिसर्च किसी के लिए कोई मतलब आंस एनालाइज कर रही है और कुछ डिफरेंट कर रही हैं। द मेथड यूज आर इनकन्सिस्टेंट, मतलब जो भी थेरिस्ट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो भी मेथड यूज़ करते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो चेंज कर करके कर रहे हैं, इसीलिए उनके जो
हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी चेंज होते हैं, मतलब सबका सेम रिज़ल्ट नहीं है, सब थेरीज़ एक ही बात को नहीं बता रही, सब डिफरेंट डिफरेंट बात फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सम मिनी थेरीज़ or many approaches that have been used successfully in conceptualizing specific organism-environment relationships. Including in these are the arousal approach, stimulus load approach, and behavioral constraint approach, and adaptation level, and the environmental stress approach, and the ecological approach, जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेसन नंबर 3 में arousal theories. What is arousal? Arousal theories have typically been concerned with the influence of arousal on performance. Arousal किसी भी चीज़ का मतलब जागना, किसी भी चीज़ का होना, मतलब कोई भी चीज़ जब अराउज होती है, ठीक है। और हम इस ये थेरी देखती है कि अराउजल किसी भी चीज़ का मतलब हमारी बॉडीली कुछ सिम्टम्स अराउज होती हैं कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलने के बाद, तो उसका हमारी परफॉर्मेंस पे क्या इन्फ्लुएंस आता है। Generally, performance is maximized at intermediate level of arousal, but falls off as arousal is either increased or decreased. That means कि arousal जो है वो बहुत ज़्यादा increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है, और किसी भी प्लेजेंट चीज़ से भी, मतलब किसी अच्छी चीज़ से भी हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल स्टार्ट हो जाता है, और किसी अनप्लेजेंट चीज़ से भी, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है अगर उसको देखें तो भी अराउजल स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हमें फेयरफुल हो कोई स्टिमुलस तो भी अराउज हो जाता है। अराउजल थेरीज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है वो यर्क्स डॉर्सन का लॉ है। These relationships are consistent with other findings that humans tend to seek out intermediate levels of stimulation. That means the relationship are consistent. मतलब जो relationship है humans के दरमियान में वो intermediate है और consistent है। ऐसे ही टॉइनबी की असर्शन थी कि रेफर टू अर्लियर द कल्चर ओनली डेवलप इन इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी कल्चर तभी सरवाइव कर सकता है जब उसके चैलेंजेस जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल में हों, मतलब उसका इन्वायरमेंट उसको चैलेंजेस इतने चैलेंजेस प्रोवाइड करे कि वो उनको फेस करके सरवाइव कर सकें। परफॉर्मेंस चेंज दैट वेरी curvilinear with temperature increases have also been shown. जो यर्क्स डॉर्सन का लॉ है उसमें उन्होंने एक, आप देखें कि उन्होंने एक कर्व बनाया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ है इसका मतलब है कि अराउजल भी इंक्रीज़ है, मतलब सिंपल टास्क अगर कोई इंसान कर रहा है, सिंपल कोई स्टिमुलेशन सिंपल मिली है तो उसकी परफॉर्मेंस भी सिंपल ही होगी, और अगर कोई बहुत हाई लेवल पे टास्क या स्टिमुलस परसीव हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में उसका जो परफॉर्मेंस है और उसका अराउजल है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसी तरह हम देखें कि न्यूरोलॉजिस्ट्स सच एज have linked arousal with increased activity of reticular activity system of the brain. रेटिकुलर सिस्टम जो है हमारे ब्रेन का वो अराउजल में और स्लीप एंड वेक पैटर्न में काम करता है, और मोटर एक्टिविटी में और सेल्फ रिपोर्ट ऑफ अराउजल में। इसी तरह वो रेटिकुलर जो सिस्टम है हमारे ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है। अदर थेरीज यूटिलाइजिंग एन अराउजल पर्सपेक्टिव हैव फीचर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, चेंज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, galvanic skin response and secretion among others have been shown to occur with changes in environment। मतलब जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हमें परसीव होगी, मतलब कोई स्टिमुलस बहुत ज़्यादा मिकदार में परसीव करेंगे तो फिर हमारी बॉडीली जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन टेकन विद रिस्पेक्ट टू अराउजल अ नंबर ऑफ कंसिस्टेंसीज आर अपेरेंट। Change in arousal are associated with change in environment.
कि अगर कोई अराउजल में चेंज होगा तो वो हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंजिंग लेकर आएगा। प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट स्टिमुलेशन इंक्रीज अराउजल। कोई भी अराउजल जो है वो मतलब कोई भी स्टिमुलस प्लीजेंट मिला है या अनप्लीजेंट मिला है, उससे हमारा जो अराउजल है वो इंक्रीज हो सकता है। दैट इज़ रूम टेम्परेचर अबव 100 डिग्रीज एंड लाउड नॉइसेस इन्फ्लुएंस आवर अराउजल सिस्टम। Change in arousal lead people to seek information about their internal state. अगर उसका किसी चीज़ बहुत ज़्यादा स्टिमुलस परसीव हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परसीव हुआ है या बहुत फिरफुल सिचुएशन है, तो वो हमारा इंटरनली स्टेट को भी चेंज करेगी। पीपल टेंड टू इवेल्युएट मॉडरेट लेवल्स ऑफ अराउजल पॉजिटिवली। जो मॉडरेट लेवल में हमें कोई परसीव हो रहे हैं स्टिमुलस, उनसे हमारे अराउजल जो लेवल है वो पॉजिटिवली परसीव करते हैं ह्यूमंस। मतलब कोई चीज़ अगर मॉडरेट लेवल में परसीव हो रही है, इवन के वो प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, उससे सब ह्यूमंस पॉजिटिवली ही परसीव करते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इज प्रेडिक्टेड टू बी ऑप्टिमल फॉर बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क्स at intermediate level of arousal. Arousal above the level leads to decrements in performance. अगर arousal एक level से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से performance decrease भी हो सकती है। Factors impacting arousal level. ऐसे कौन से factors हैं जो impact करते हैं arousal level को? टेम्परेचर है, पर्सनल स्पेस, इन्वेजन है, नॉइस लेवल है। टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर्स लीड टू इंक्रीज इन अराउजल लेवल। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उससे अराउजल भी फटाफट होगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो हमें बहुत जल्दी उसको परसीव कर सकते हैं और अराउजल लेवल भी बहुत हाई होगा। Personal space invasion. Increase in personal space invasion leads to increase in arousal of performance and performance decrements. अगर personal space जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उससे परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे कि नेट कैफ़े में लोग बैठे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ बाय शोल्डर अटैच हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस मतलब वो उससे डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि उनका पर्सनल स्पेस बिल्कुल लेवल नहीं है। उनका पर्सनल स्पेस में बैलेंस नहीं है। नॉइस लेवल, इंक्रीज इन नॉइस लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन अराउजल एंड परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट्स। अगर नॉइस मतलब अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा शोर होगा तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिक्रीमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। Changes in heart rate, blood pressure, respiration rate, galvanic skin response, and adrenaline secretions have been shown to occur with changes in environment. टेम्परेचर से और नॉइस वगैरह से जो हमारी मतलब अगर अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारी ब्लड वेसल डायलेशन हो सकती है, प्यूपल डायलेट कर सकते हैं, परस्पायरेशन हो सकती है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब दिल बहुत तेज़ी से धड़कना स्टार्ट हो जाएगा, पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो सकती है, आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब खुल सकती हैं या श्रिंक भी हो सकती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में लोवर्ड ब्लड प्रेशर, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू द ब्रेन। अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाए, मतलब कोई अनप्लीजेंट स्टिमुलस बहुत ऐसा मिला है जिससे अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उससे हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन लेवल भी इफ़ेक्ट हो सकता है। Invasion in personal space has been linked to delayed onset, the shortest duration of maturation of males. इससे मतलब अगर पर्सनल लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। एंड एक्सपोजर टू नॉइस अल्टर्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम, फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस टू द स्टमक। अगर नॉइस अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट के रिदम का मतलब ब्लड जो है हार्ट में सही से फ्लो नहीं कर रहा, या हार्ट का एक रिदम है ना, जिस रिदम से हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और मतलब हार्ट बीटिंग हो रही है, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट, अराउजल एंड नर्वस सिस्टम। Arousal is linked with increased activity of the reticular activating system of the brain.
हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम में ये अराउजल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाएगा, मतलब अराउजल इंक्रीज़ होगा, तो रेटिकुलर सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। चेंजेस इन अराउजल आर एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। डेफिनेटली अराउजल कब होता है? जब हमें बाहर से इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस मिलता है। अगर वो स्टिमुलस बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो हमें अनप्लीजेंट मतलब सिचुएशन में भी, अराउजल में भी डाल सकता है। और अगर प्लीजेंट, बहुत ज़्यादा ही प्लीजेंट होगा, मतलब अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ सुनना जो मतलब जिसके लिए माइंडसेट इंसान का नहीं है, तो उससे भी अराउजल सिस्टम बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह कोई टेम्परेचर अगर रूम में बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ह्यूमन का थ्रेशोल्ड, मतलब ह्यूमन की फिज़िक उसको बियर नहीं कर सकती, तो उससे भी अराउजल सिस्टम बहुत ज़्यादा होगा। और डेफिनेटली नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए जो अराउजल लेवल है और मतलब जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकली और मेंटली, बिहेवियरली, मतलब हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो इफ़ेक्ट कर सकता है, इनसाइड भी कर सकता है इफ़ेक्ट, मतलब इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे लेसन नंबर 5 और 6 एंड 7, जिसमें हम देखेंगे स्टिमुलस लोड, बिहेवियरल कंस्ट्रेंट एंड अडाप्टेशन लेवल थेरीज़ एंड इकोलॉजिकल थेरीज़ हमने पहले भी डिस्कस की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब थेरीज़ को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।